बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 47 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 48 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं सलीम से बहुत प्रेम करती हूँ, इससे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मिलाप का कोई रास्ता ना पाकर आखिरकार हमने घर से भागने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे पिताजी दफ्तर गए हुए थे। प्रोग्राम के मुताबिक सलीम महल्ले के बाहर सड़क के मोड़ पर मेरा मुंतजिर था। हम दोनों स्टेशन पहुंच गए, लेकिन पता नहीं मेरे छोटे भाई को कैसे खबर होगी। उस स्टेशन पर देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उसके साथ दो दोस्त भी थे, वो भी मुझे पहचानते थे। वो लोग भी ट्रेन पर सवार हो गए और हमें मजबूरन पिछली तरफ से ट्रेन से उतरना पड़ा। अगर आप हमें ना मिलती तो हम जरूर पकड़े जाते। अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, सीता ने उसके खामोश होने पर कहा। क्या तुम लोगों को कोई खतरा नहीं? चंद रोज यहाँ रहो, वो लोग तुम्हारी तलाश से मायूस हो जाएं तो ठंडे होकर बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं तुम लोगों को अपनी गाड़ियों पर औसियान छोड़ आऊंगी। वहां से आगे जाने के लिए ट्रेन या बस मिल ही जाएगी। धन्यवाद सीता जी, रत्ना ने कहा। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? सीता मुस्कुराई। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी दीदी हूँ और इस साढ़े वक्त में मैंने तुम्हारी मदद की है। और हाँ, यहाँ रहते हुए झिझकना नहीं। जिस चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मुझे कह देना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बंगले में तुम आजादी से घूम फिर सकती हो, लेकिन गेट से बाहर कदम मत रखना। और ऐसा ना हो कि कोई जानकर तुम्हें देख ले और तुम्हारी भाग दौड़ और मेरे किए किराए पर पानी फिर जाए। फिक्र मत करो दीदी, हम गेट से बाहर नहीं निकलेंगे, रत्ना ने कहा। चंद लम्हे खामोशी रही। चाय पी जा चुकी थी। सीता हमें अपना बंगला दिखाने लगी। बहुत शानदार बंगला था, कीमती साजो सामान से अरस था। इसी दौरान वो हमें अपने बारे में भी बताती रही। उसके कहने के मुताबिक उसका शोहर करोड़पति आदमी था, जिसका 2 साल पहले देहांत हो गया था। तुम विधवा हो दीदी, मगर तुमने सफेद साड़ी तो नहीं पहनी, रत्ना ने नुक्ते की बात निकाली। मैं विधवा जरूर हूँ, मगर पुरानी रस्मों पर अमल करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, सीता ने जवाब दिया। क्या ये जुल्म नहीं कि औरत जवानी में विधवा हो जाए तो वो जिंदगी भर सफेद साड़ी पहने और खुशियों को तरसती रहे? मैं ऐसी फरसूदा रस्मों को नहीं मानती। मैं तो जानती हूँ जिस तरह सती की जालमाना रस्म खत्म कर दी गई है, उसी तरह ये रस्म भी खत्म कर देनी चाहिए। विधवा औरत को भी खुशियों में अपना हिस्सा वसूल करने का हक हासिल होना चाहिए। हम बंगले से निकलकर बरामदे में आ गए। सीता शायद हमें लान दिखाने के लिए जाना चाहती थी, मगर इस वक्त अंदर कहीं फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और उसके 1 मिनट बाद शारदा दरवाजे से बरामद हुई। राजकुमार किशोर सिंह का फोन है मैडम, शारदा ने सीता को बताया। मैं अभी आई, सीता कहते हुए अंदर चली गई। हम दोनों बरामदे में खड़े रहे। शारदा भी अंदर जा चुकी थी। अलबत्ता दूसरा लंबा तिरंगा मुलाजिम बरामदे में खड़ा था। मैं उससे कोई बात करना चाहता था, मगर उसी लम्हे सीता बाहर आ गई। उसने फोन पर बहुत मुख्तसर बात की थी। वो सामने क्या है? मैंने दूर एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया, जहां गालिबन कोई कला था। सीता ने पहले चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे तो यही बताया था कि हम जोधपुर के ही रहने वाले थे, लेकिन मैंने एक ऐसा सवाल कर डाला था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। वो 400 फुट ऊंची पहाड़ी पर पुराना किला है, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। देखने की चीज है, मौका मिले तो जरूर देखना। उसके लहजे से अंदाजा होता था कि उसे मुझ पर कुछ और शुबा हो चुका था। मैं अभी किसी काम से जा रही हूँ। राजकुमार किशोर सिंह का शुमार जोधपुर के एक ऐसे परिवार से है जिन्होंने तवील अरसा इस इलाके पर हुक्मरानी की है। उसने मुझे किसी काम से बुलाया है और मैं इनकार नहीं कर सकती। तुम लोग आराम से यहाँ रहो। तुम दोनों के लिए वही कमरा मखसूस कर दिया गया है जहाँ शारदा रचना को लेकर गई थी। मैं तुम लोगों को अलग अलग कमरों में रखकर तुम पर जुल्म नहीं करना चाहती। वो आखिरी जुमला कहते हुए मानीखेज अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम कब तक आओगी? मैंने पूछा। मेरी वापसी की क्या फिक्र, सीता ने जवाब दिया। यहाँ लान में या बंगले के अंदर घूमो फिरो और इंजॉय करो। उसने शारदा को भी हिदायत कर दी, हमारे खाने वगैरह का ख्याल रखे, और फिर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर कार में बैठ गई। कार पुख्ता रास्ते पर मुख्तसर सा चक्कर काटती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। गेट पर खड़े हुए गार्ड ने गेट खोल दिया। कार चंद सेकंड वहां रुकी। सीता ने गार्ड से कुछ कहा और कार बाहर निकाल ले गई। मैं और रत्ना बरामदे से निकलकर लान में घूमते रहे। यूं तो मुख्तलिफ क्यारियों में भी गुलाब के पौधे नजर आ रहे थे, लेकिन एक तख्ता सिर्फ गुलाब के लिए मखसूस था। उसमें कई इकसाम के गुलाब लगे हुए थे। हल्का गुलाबी रंग, सुर्ख, गहरा सुर्ख, पीला और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मैंने एक फूल तोड़कर रत्ना के बालों में लगा दिया और खड़ा हुआ गार्ड हमारी तरफ देखता रहा, मगर बोला कुछ नहीं। उस वक्त दोपहर का 1 बज चुका था। धूप खासी तेज थी। हम कुछ देर एक दरख्त के नीचे बड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे, फिर अंदर आ गए। शारदा किचन में थी और दूसरा मुलाजिम किसी काम में मसरूफ था। हम उस कमरे में आ गए जो हमारे लिए मखसूस कर दिया गया था। अंदर दाखिल होते ही मैंने दरवाजा भीड़ दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना मेरे सामने पलंग पर पैर लटकाकर बैठ गई। तुमने सीता को कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है और मेरे ख्याल में अब उसे विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं वाकई तुम्हें भगा कर लाया हूँ। लेकिन क्या? रत्ना ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मामला गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? रत्ना ने मुझे घूरा।
मैं चांदना में खामोश रहा, फिर उसे सीता से होने वाली गुफ्तगू से आगाह कर दिया। रत्ना की चेहरे की रंगत बार बार बदलती जा रही थी। उससे गुफ्तगू के दौरान कुछ गलतियां मुझसे भी हुई, जिनसे उसके शुबात को तकवीयत मिली। वैसे अच्छा ही हुआ कि वो हमारे बारे में जो समझती है वही समझती रहे और उसका ध्यान किसी और तरफ ना जाए। मैं कह रहा था, सीता, हिंदुओं में ये नाम मरियम की तरह मुकद्दस समझा जाता है, मगर उस सीता के कर्म इस नाम के बिल्कुल बरक्स है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की तवाइफ है। बड़े बड़े लोगों को औरतें सप्लाई करती है। इस धंधे से वो शानदार जिंदगी गुजार रही है। वो रेलवे स्टेशन पर हमारे पीछे भी इसलिए लगी थी। उसने तुम्हें ताड़ लिया था, वो तुम पर कब्जा करना चाहती थी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर उसे बाकी बातें बताने लगा। उसका मंसूबा ये है कि मैं चंद रोज यहाँ रहकर तुम्हारे साथ ऐश कर लूं और फिर तुम्हें यहीं छोड़कर गायब हो जाऊं और वो तुम पर कब्जा कर ले और तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती रहे। उसने मुझे 1 हफ्ते का वक्त दिया है और मुझे शुबा है कि उस 1 हफ्ते के दौरान वो हमारे बारे में और भी बहुत कुछ जान लेगी। वो बहुत चालाक है, 2 और 2 के मिलाप का नतीजा अखज करना जानती है। जब उसे हमारी असलियत का पता चलेगा तो न जाने उसका रद्द अमल क्या होगा, लेकिन हमारे लिए सूरत संगीन तर हो जाएगी। लेकिन जाहिर है हम उसके कैदी बनकर तो नहीं रह सकते, ना ही उसे मनमानी करने का मौका दे सकते हैं। हमें जो कुछ भी करना है 2-3 दिन के अंदर अंदर करना होगा और ये 2-3 दिन भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। बेला अब खुलकर सामने आ गई है। वो हमारी खोज में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। हो सकता है उसने पूरा शहर बलाक कर दिया हो, लेकिन बहरहाल 2-3 दिन हमें हर सूरत में यहाँ से निकलने का मौका तलाश करना है। रत्ना इस सूरत से वाकई डर गई थी। हम कठिन से कठिन सूरत का मुकाबला करते आए थे। मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा था, लेकिन इस वक्त हम आजाद थे और अब सूरत मुख्तलिफ थी। हम उस चूहे दान में फंस कर रह गए थे जहां 2 हट्टे कट्टे मुहाफिज भी मौजूद थे। मैं अकेला होता तो मारदार करता हुआ निकल जाता, मगर रत्ना की वजह से कुछ दुश्वारी पैदा हो सकती थी। इसे यहाँ छोड़ जाने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन बहरहाल इस चूहे दान से निकलने के लिए हमें कोई न कोई रास्ता तलाश करना था। हम दोनों बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। वो शारदा थी जो अंदर झांकते हुए कह रही थी, भोजन तैयार हो गया है। मैडम का फोन आया था, वो तो अभी नहीं आएंगी, आप लोग भोजन कर लें। इस वक्त 2:30 बज रहे थे। मुझे भूख लग रही थी। शारदा के जाने के बाद मैं रत्ना को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मेज पर खाना चुना हुआ था। हिंदू गोश्त नहीं खाते, मगर सब्जियों, दालों और दूसरी चीजों से तरह तरह के खाने तैयार होते थे। इस वक्त मेज पर 3-4 किस्म के खाने थे। पालक के कोफ्ते, आलू में थी बुनी हुई माश की दाल और एक चीज थी जो मेरी समझ में ना आ सकी। हर डिश में पनीर का इस्तेमाल जरूर होता था, जिससे खाने की लज्जत 2 चंद हो जाती थी। खाने के बाद हम दोबारा कमरे में आ गए। कुछ सुस्ती सी तारी होने लगी थी। मैं बेड की पूछ से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। रत्ना भी दरवाजा अंदर से लाग करके बेड पर ही आड़ी तिरछी लेट गई। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने दीवार गिर कलाक की तरफ देखा। 6 बज रहे थे। रत्ना भी जाग गई थी। उसने दरवाजा खोल दिया। वो शारदा थी। मैडम चाय पर आपका इंतजार कर रही हैं, उसने पहले रत्ना और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा। हम 10 मिनट में आ रहे हैं, मैंने जवाब दिया। शारदा के जाने के बाद रत्ना ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैं चंद सेकंड अपनी जगह पर लेटा रहा और फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। नींद की वजह से मेरे दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी। मैंने बेसन में सर झुकाकर ठंडे पानी के 2-3 मग्गे सर पर डाले तो होश ठिकाने आए। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तैयार होकर बाहर आ गया। रत्ना से मैंने कह दिया था कि वो भी मुंह हाथ धोकर आ जाए। सीता लान में बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर वही सुबह वाली साड़ी थी और चेहरे पर थकन के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। वो कहाँ है तुम्हारी प्रेम दासी? सीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। आ रही है, मैंने जवाब दिया। दरअसल दोपहर के खाने के बाद कुछ ऐसी सुस्ती तारी हुई कि नींद पर काबू ना पा सके। हाँ, दोपहर के खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है, सीता ने कहा। थोड़ी देर बाद रत्ना भी आ गई। सीता ने बड़ी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। रत्ना के आने के फौरन ही बाद शारदा चाय लेकर आ गई। सुबह तुमने कले के बारे में पूछा था, सीता मेरी तरफ देखते हुए बोली। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि तुम जोधपुर के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखते। वैसे मेरे ख्याल में आदमी जिस इलाके में रहता हो वहां के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जरूर होनी चाहिए। मैं तुम्हें जोधपुर के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये मालूमात बाद में किसी वक्त तुम्हारे काम आएगी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हमारे बारे में और भी बहुत कुछ मालूम कर चुकी है। जोधपुर एक बहुत कदीम तारीखी शहर है, सीता कह रही थी। ये खित्ता सदियों से बंजर और वीरान रहा है। मीलों दूर तक अब भी रेगजार फैले हुए हैं। यहाँ सबसे पहले सन 1211 में कनूज पोली के राठौर आकर आबाद हुए थे। उस जमाने में यहाँ जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये खित्ता जानूम का नमूना था। कनूज से नकल मकानी करके आने वाले टुकड़ियों में मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होते चले गए। उनकी निस्बतन ये इलाका मावड़ा कहलाने लगा। छोटे छोटे कबीले मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थे, जिनके सरबराह अपने आप को राजा कहलाते थे।
मिंदूर उस वक्त इस खित्ते का सबसे बड़ा कस्बा था और उसे राजधानी की हैसियत भी हासिल थी, लेकिन यहाँ जिंदगी की वो सहूलतें मैसर नहीं थी। पानी सबसे बड़ा मसला था। फैलता हुआ सहरा पानी के जखायर को निकल रहा था। सन 1459 में राव जोधा ने मिंदूर से 5 मील के फासले पर एक और शहर आबाद किया, जो उसके नाम पर जोधपुर कहलाने लगा। 5 सदियों तक इस शहर ने तरक्की की मनाजिल भी तय की और बड़े नशीबो फराज भी देखे। मौजूदा सदी के वस्त में खौफनाक कहसाली इस शहर को अपनी लपेट में ले लिया। उस वक्त महाराजा उम्मीद सिंह यहाँ हुक्मरान था। उसने लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए अपने लिए एक शानदार मकान की तामीर शुरू करवा दी। 347 कमरों पर मुश्तमिल ये मकान आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मकान समझा जाता है। आजकल उस मकान में एक रिहायशी होटल कायम है। 400 फुट ऊंची पहाड़ी पर वो कला उस जमाने में तामीर हुआ था जब राजस्थान के राजवाड़े एक दूसरे से दस्तों गिरबां थे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने के लिए खून रेज जंगें रोज का मामूल बन चुकी थी। कले तक जाने वाला रास्ता उस जमाने में ज्यादा कुशादा नहीं था। उस रास्ते में मुख्तलिफ फसीलों पर 7 मजबूत दरवाजे बने हुए थे। कले के अंदर कई खूबसूरत महल हैं जिनकी सुर्ख पत्थरों की दीवारों पर नहायत खूबसूरत नक्शकारी का काम किया हुआ है। आज उस कले को एक म्यूजियम की हैसियत हासिल है, जहाँ कदीम जमाने की तस्वीर, हथियार, तख्त, मलबूसात और दीगर कीमती नवादरात रखे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है ये जोधपुर। तुम्हें घूम फिर कर देखना चाहिए था। आदमी को अपने इलाके के बारे में इतनी मालूमात तो होनी चाहिए कि उसे किसी दूसरे से कुछ पूछने की जरूरत महसूस ना हो। बात दरअसल ये है सीता जी के, असल बात ये है कि तुम इस शहर के रहने वाले नहीं हो। सीता ने मेरी बात काट दी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। आज सुबह रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो कोई मामूली वाकया नहीं था। बेला और उसके आदमियों को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो माउंट आबू में तबाही फैला कर भागा है। इत्तफाक से वो शख्स मुसलमान भी है। बेला ने उसे ट्रेन में देख लिया था, लेकिन उसे टॉयलेट में बेहोश करके भाग गया। बेला इंटेलिजेंस में एक बहुत ऊंचे ओहदे पर है। उसने नाजी नामी उस शख्स की तलाश के लिए पूरे शहर की नाकाबंदी करा दी है। कोई परिंदा भी इजाजत के बगैर शहर से बाहर नहीं निकल सकता। तमाम होटल, सराय और गेस्ट हाउसेज पुलिस के घेरे में हैं। सड़कों पर भी पुलिस फैली हुई है। सैकड़ों मशकूक लोगों को घेरे में लिया जा चुका है, जिनसे पूछगछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा उन मामला से क्या ताल्लुक हो सकता है। मैंने कहा, वैसे अंदर से मेरी हालत गैर हो रही थी। सीता बिल्कुल सही रुख पर जा रही थी। उसने अगरचे अभी तक बराह रास्त हमारे बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं समझ गया था कि वो हकीकत की तह तक पहुंच गई थी। कोई ताल्लुक ना भी हो तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने तुम लोगों को पनाह दी है और तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगी, बशर्ते कि तुम मेरे साथ कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तुम हमारी मोहसिना हो। मैंने कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वैसे तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, सीता ने रत्ना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रत्ना कोई जवाब नहीं दे पाई। वो भी सूरत हाल को समझ गई थी और मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। वो शायद सीता का मजीद सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए चाय खत्म करके उठकर चली गई। मिस्टर सलीम या जो भी तुम्हारा नाम है, सीता मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे चारों तरफ खतरात मंडला रहे हैं। इसमें अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही कि तुम वही हो जिसकी तलाश बेला को है। ऐसे शख्स की मदद करना संगीन तरीन जुर्म है। देश से गद्दारी होगी, मगर मैं तुमसे किए हुए वादे पर अब भी कायम हूँ। मुझे ये लड़की चाहिए, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्यों? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर इस देश से गद्दारी है तो इस देश ने मुझे क्या दिया है? सीता ने मेरी बात काट दी। मैं एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मैं सीता की तरह पवित्र थी, मगर मुझे तवाइफ बना दिया गया। मेरे माँ बाप को जलील और रुसवा किया गया। देश के नेताओं ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे तवाइफ बना दिया। मैं देश की भलाई क्यों सोचूं? वो चंद लम्हों को रुकी, फिर बोली, सुबह से अब तक तुमने मेरे बारे में बहुत सी बातें सोची होंगी। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए। कुछ दो और कुछ लो के असूल के तहत एक दूसरे के काम आना चाहिए। वैसे भी रचना से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, इसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें हिफाजत से इस शहर से निकाल दूंगी। मैं अंदर से काम कर रह गया। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही थी। उसने वादे अल्फाज में फर्दे जुर्म आयद कर दी थी और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता था। बोगी नंबर का हवाला तो वो पहले ही दे चुकी थी, जिसके टॉयलेट में ट्रेन के चलते ही एक औरत को बेहोश करके डाल दिया गया था। और अब बेला ने होश में आने के बाद बता दिया था कि उसे बेहोश करने वाला नाजी था, जिसकी तलाश में माउंट आबू से यहाँ वो आई थी। और अगर मैं सीता के सामने इनकार कर देता तो वो मुझे किसी न किसी तरह बेला के सामने ले आती। ये अंदाजा तो मैं भी लगा सकता था कि सीता बहुत ऊंची शय थी। उसके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक थे। जिन औरतों की रसाई राजों महाराजों तक हो, उनके लिए बेला तक पहुंचना कौन सा मुश्किल काम था। और बेला को तो वैसे भी ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसे मेरे बारे में कुछ बता सके। ठीक है सीता देवी, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हारे दाम में फंस गया। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं वो शख्स हूँ जिसने नागराज जैसे शख्स और उसके चेलों को ठिकाने लगा दिया।
जिसने तुम्हारी सरकार को नीचा रखा है। हुकूमत की पूरी मशीनरी हरकत में है, मगर मेरा आज तक सुराग नहीं लगाया जा सकता। मैं बेला से खौफजदा नहीं हूँ। वो कई मरतबा मेरे हाथ आई और मैंने उसे निकल जाने का मौका दिया। आज सुबह भी अगर मैं चाहता तो ट्रेन के टॉयलेट में उसका गला घूंटकर उसके जीवन का अंत कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बेला एक ज़हीन और दलेर औरत है और मेरी बदतरीन दुश्मन, और मैं अपने दुश्मन को वार करने का पूरा पूरा मौका देता हूँ, यहाँ तक कि वो थक कर खुद ही मेरे कदमों में ढेर हो जाता है। बेला भी एक रोज खुद ब खुद मेरे कमरों पर ढेर हो जाएगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये सब कुछ कहने का मकसद है कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मेरे इन खूनी पंजों से बचकर नहीं जा सकोगी। यहाँ सिर्फ 2 गार्ड हैं, अगर 4 भी हूँ तो मेरा रास्ता नहीं रोक सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी शर्त मानकर तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा देने की कोशिश करूँ, सीता ने कहा। मैं अगरचे जोधपुर में रहती हूँ, मगर गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान माउंट आबू के भी कई चक्कर लगा चुकी हूँ। वहाँ जो कुछ भी होता रहा वो सब मेरे इल्म में है। मैं अब तक नागराज ही को दुनिया का सफाक तरीन इंसान समझती थी। मुझे क्या पता था कि उससे भी ज्यादा सफाक और जालिम नहीं, शायद मैंने गलत कहा। सफाक और जालिम ने एक बहादुर इंसान से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तुमने मेरी बात मान ली। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रचना चाहिए। ऐसी हसीन औरत मैंने कभी नहीं देखी। मैं सिर्फ चंद महीनों या चंद हफ्तों में इससे इतना कमाल होगी कि जिंदगी भर इस गंदे काम के बारे में सोचूंगी नहीं। हैरत है, तुमने उससे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली, मैंने कहा। मैं औरतों की सौदागर हूँ, सीता मुस्कुराई, और जानती हूँ कि मुझे किससे कितनी तवक्को है। और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि इसके लिए मुझे एक ऐसा गाहक भी मिल गया है जो मुझे माला माल कर देगा। क्या? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, यानी देखे बगैर गाहक? वो गाहक उसे देख चुका है, सीता मुस्कुराई। तुम्हें याद होगा कि सुबह जब हम चाय पीकर बरामदे में बैठे थे तो राजकुमार किशोर सिंह का फोन आया था। मैं उससे मिलने के लिए गई थी। राजकुमार किशोर सिंह ने रास्ते में रचना को मेरी गाड़ी में देख लिया था। मेरे पास जो भी लड़की आती है उसका पहला गाहक वही होता है। वो रचना को मेरी गाड़ी में देखकर यही समझा था कि कोई नया माल आया है, इसलिए उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगी। 1 हफ्ते तक यहाँ कोई नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम लोग यहाँ हो। चंद रोज में बेला की सरगर्मियां मानद पड़ जाएंगी और मैं तुम्हें हिफाजत से शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मैंने जो कुछ कहा है वो जहन में रखना, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारा कोई राजकुमार भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। इत्मीनान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे अपना जीवन प्यारा है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर मौजू बदल गया। सीता नागराज के बारे में बातें करने लगी। उसने कोई नई बात नहीं कही थी। हर शख्स से मैं ऐसी बातें सुन चुका था। तुमने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम पढ़ी लिखी हो और मेरा ख्याल है तुम्हारा ताल्लुक भी एक अच्छे और शरीफ घराने से है। वो अच्छा और शरीफ घराना खत्म हो गया, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मेरा ताल्लुक मुंबई के एक मुतवस्सित घराने से था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। मुझे कॉलेज के जमाने से सियासत का चस्का लग गया। मैं कॉलेज यूनियन की सरगर्म रुकन थी। फिर उन्हीं दिनों एक सियासी पार्टी में शामिल हो गई और एक वर्कर की हैसियत से बड़ी मेहनत से काम करती रही। मैं सोशियोलॉजी की तालबा थी। खिदमत खल्क का शौक था। कच्ची बस्तियों में रहने वालों की हालत देखी तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। मैं उनकी हालत बदलना चाहती थी और इसलिए सियासत में आई थी। मैं जिस सियासी पार्टी में शामिल हुई थी उसका नारा भी यही था, गरीबी मिटाओ। मैं पार्टी के नेता जीवनलाल शर्मा की बहुत मोतरिफ थी। वो हर भाषण में यही कहता कि जब तक गरीबों की हालत नहीं बदल जाएगी उस वक्त तक देश में खुशियां नहीं आ सकती। वो पड़ोसी मुल्कों को नहीं, गरीबी को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता। एक मर्तबा हमारे यूनिट ने एक बड़े जलसे का एहतमाम किया। जीवनलाल शर्मा को भाषण देना था। मैं अपने इलाके की बड़ी सरगर्म कारकुन थी। मुझे भी इस जलसे में भाषण देने का मौका मिल गया। मैं पहली मर्तबा इतने बड़े जलसे की स्टेज पर आई, लेकिन मैं जरा भी नहीं झिझकी और खूब दिल की बुड़ास निकाली। उससे अगले रोज जीवनलाल शर्मा ने मुझे अपने दफ्तर तलब किया और मेरी खूब तारीफ की और इस अमर का इशारा दिया कि अगर मैं चाहूं तो उसके साथ रहकर काम कर सकती हूँ। मैं फौरन तैयार होगी, लेकिन कुछ ही अरसा बाद जीवनलाल शर्मा की असलियत मेरे सामने आ गई। वो गरीबों की किस्मत बदलने के नारे लगाता था, लेकिन गरीबों की बस्तियों में जुए, शराब और हीरोइन के तमाम अड्डे उसी की मलकियत थे। उसका ये घिनौना कारोबार पूरे शहर के गरीब और मुतवस्सित बस्तियों में फैला हुआ था। उसके गुंडे दुकानदारों के अलावा तवाइफों से भी भत्ता वसूल करते थे। मुझ पर जीवनलाल शर्मा की इस घिनौने किरदार के इंकिशाफ महज इत्तफाकिया तौर पर हुआ था। उस वक्त जीवनलाल के पास शहर के 2 और मुअद्दद आदमी भी मौजूद थे। मैंने जीवनलाल शर्मा को खरी खरी सुना दी और फिर उस वक्त ये पता चला कि शहर के दोनों मुअद्ददीन भी उसके कारोबार में शरीक हैं। मैंने जीवनलाल शर्मा को जनता के सामने उसकी असलियत बता देने की धमकी दी तो मुझे कोठी से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वो तीनों रात भर मुझे खूनख्वार बेड़ियों की तरह बम्बोड़ते रहे और फिर सुबह होने से पहले एक सुनसान सड़क पर फेंकवा दिया गया।
जीवनलाल ने सुबह धमकी दी कि अगर मैं कभी उसका नाम जबान पर लाई तो वो मुझे और मेरे घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक शरीफ आदमी ने मुझे सड़क से उठाकर घर पहुंचा दिया। मेरी माता और पिता मेरी हालत देखकर चीखते रहे। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ ये वहशियाना सलूक किसने किया था। इत्तेफाक से जो शख्स मुझे सड़क से उठाकर लाया था वो जीवनलाल शर्मा की मुखालिफ पार्टी का आदमी था। उसने सारी बातें सुन ली और मुझे पहचान भी लिया। सुबह 7 बजे के करीब मुखालिफ पार्टी का नेता प्रेमचंद अपने कुछ आदमियों के साथ हमारे घर पहुंच गया। मेरे पिताजी उसके सामने हाथ जोड़ते रहे कि वो इस मामले को उछालकर रुसवा नहीं होना चाहते, बल्कि वो अपने परिवार को लेकर 2-4 रोज में ये शहर ही छोड़ देंगे। मगर प्रेमचंद को जीवनलाल शर्मा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया और उसने पिताजी की एक नहीं सुनी और मुझे साथ ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रेमचंद ने शर्मा को नीचा दिखाने के लिए हमारी इज्जत को खूब उछाला। वो जलसों में उसके मुखालिफ खूब जहर उगलता, इधर जीवनलाल शर्मा भी खोल रहा था। वो समझता था कि मैं खुद प्रेमचंद के पास गई थी। चंद रोज बाद शर्मा के गुंडों ने हमारे घर पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। गुंडे मेरे बूढ़े माँ बाप को घर से घसीटते हुए सड़क पर ले आए और दोनों को बरना करके मारते पीटते रहे। मेरी माँ ने तो वहीं दम तोड़ दिया और पिताजी हॉस्पिटल पहुंचकर खत्म हो गए। मैं उस वक्त अपने दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। मुझे वहीं पर इतला मिल गई कि मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया। मेरी जान के खौफ से मुझे कई रोज तक गायब रखा गया और फिर चोरी छिपे मुझे खंडाला पहुंचा दिया गया, जहाँ हमारे एक और रिश्तेदार रहते थे। 3 दिन वहां रहने के बाद वो मुझे पूना ले आई। जीवनलाल शर्मा के गुंडे भी मुझे तलाश करते रहे, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आई। मैंने मुंबई का रुख नहीं किया, अपने घर को भूल गई। मुझे सिर्फ एक बात याद थी, मुझे अपनी बेइज्जती और अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेना था। मैं किसी न किसी तरह गोवा पहुंच गई। वहां उन दिनों जगन्नाथ का बड़ा चर्चा था। वो बहुत बड़ा बदमाश और मुनशियात का स्मगलर था। पूरे गोवा पर उसका राज था। मैं किसी न किसी तरह जगन्नाथ तक पहुंच गई और उसका एतमाद हासिल कर लेने के बाद उससे दिल की बात कह दी। जगन्नाथ होशियार आदमी था। उसके दिल में शुबा हुआ कि मैं किसी दूसरे गैंग की जासूस तो नहीं। उसने अपने आदमियों के जरिए मुंबई में मेरे बारे में मालूमात हासिल की तो तस्दीक होगी कि मैंने जो कुछ भी बताया था वो गलत नहीं था। जगन्नाथ मुनशियात का बेव्यापारी था। दूसरी पार्टियों से भी उसकी टस चलती रहती थी। जीवनलाल शर्मा के आदमी गोवा में कदम जमाने की कोशिश में थे। जगन्नाथ ने उनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर मुंबई में उन दोनों पार्टियों में जबरदस्त तसादुम हुआ। जगन्नाथ और जीवनलाल शर्मा भी बराह रास्त एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए। उस तसादुम में वो दोनों मारे गए। मैं कुछ अरसा जगन्नाथ के गैंग में रही, जिसकी कमान एक और आदमी ने संभाल ली। मैं 2 लड़कियों के साथ उस गैंग से अलग हो गई। वो दोनों लड़कियां जवान और बेहद हसीन थी। उन दोनों ने मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। मेरी तरह इस दुनिया में उनका भी कोई नहीं था। मैं उन दोनों को लेकर हैदराबाद आ गई, जहां हमने चोरी छप्पे जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया। कुछ अरसा हैदराबाद गुजारने के बाद हम तीनों मुख्तलिफ शहरों में होती हुई जयपुर पहुंच गई। फिर 2 साल पहले हम जयपुर से यहाँ जोधपुर मुंतकिल हो गई। यूं तो जयपुर में भी बड़े बड़े दिल वाले मौजूद हैं, मगर जोधपुर की बात ही कुछ और है। राजकुमार किशोर सिंह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। ये बंगला मुझे उसी ने तोहफे में दिया था। उन दोनों लड़कियों में से एक का पिछले साल इंतकाल हो गया। दूसरी को एक ठाकुर ने पसंद कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। मेरे पास लड़कियां आती जाती रहती हैं और मेरा काम चलता रहता है। आज इत्तेफाक से मैं अपने किसी मिलने वाले को सी ऑफ कहने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी कि तुम लोग मेरी नजरों में आ गए। तुम दोनों के चेहरों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि आखिर तक तुम लोगों का पीछा करूंगी। मेरा फैसला दुरुस्त निकला। रचना को देखकर मेरे दिल में जो ख्वाहिश उठी थी वो पूरी हो गई। सीता खामोश हो गई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैं गहरी नजरों से सीता की तरफ देख रहा था और मुझे यकीन था कि अपने बारे में उसने कोई बात भी गलत नहीं कही थी और मैं जानता था कि उसने मेरे साथ जो वादा किया है उस पर पूरा उतरेगी। वो किसी को हमारे बारे में नहीं बताएगी, लेकिन मैंने कुछ और सोच रखा था। उस रात खाना खाने के बाद सीता ने लाउंज में रखे हुए टीवी पर फिल्म लगा दी। फिल्म की कहानी भी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती थी जिसका ताल्लुक एक शरीफ घराने से था, मगर समाज के ठेकेदारों ने उसे तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। रत्ना को नींद आ रही थी, वो बार बार जमाइयां ले रही थी, लेकिन फिल्म दिलचस्प थी इसलिए बैठी देखती रही। 1 बजे के करीब फिल्म खत्म हुई तो मैं और रत्ना अपने कमरे में आ गए। मैंने दरवाजा अंदर से बंद करके लॉक लगा दिया। मुझे तवक्को थी कि सीता कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे उसे भी नुकसान उठाना पड़े। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो अकलमंद औरत थी। उसे किसी ऐसे काम की तवक्को नहीं थी जिस पर उसे बाद में पछताना पड़े। बड़ी खतरनाक औरत है, मैंने बेड पर लेटते हुए मदम लहजे में कहा। ये हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी है। ऐसा ना हो कि रात ही को हमें घेर लिया जाए। रत्ना ने कहा। वो ऐसा नहीं करेगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें तुम पर हैं और उसने तुम्हारे लिए पहला गाहक भी तलाश कर लिया है। क्या बकते हो? रत्ना ने मुझे घूरा। ये सच है। राजकुमार किशोर सिंह तुम्हें हासिल करने के लिए बेताब है, मैंने कहा और फिर उसे सारी बातें तफसील से बताने लगा।
कमीनी हरामजादी, रत्ना ने दांत कुचकिचाते हुए कहा। मेरा सौदा कर रही है, मैं इसका गला घोंट दूंगी। हम 1-1.5 घंटे तक बातें करते रहे। कहाँ को तो ये कि रत्ना को बड़ी शिद्दत से नींद आ रही थी और कहाँ ये कि उसकी नींद अब गायब हो गई। बात वही थी कि सीता हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और हम चूहे दान में फंस गए थे। बात सिर्फ इस बंगले तक होती तो कोई मसला ना होता, मगर सारा शहर बलाक कर दिया गया था। हमें 2-3 दिन का वक्त चाहिए था, लेकिन मौजूदा सूरत ने रत्ना को ज्यादा परेशान कर दिया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने ट्यूब लाइट बुझाकर हरे रंग का नाइट बल्ब जला दिया। मदम सब्ज रोशनी बड़ी भली लग रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं सोना चाहता था, मगर रत्ना किसी और मूड में थी। उस रात भी हम सुबह 4 बजे तक जागते रहे और जब हम सोए तो 12 बजने से पहले बेदार नहीं हो सके। सीता घर में अकेली थी। शारदा के बारे में उसने बताया कि ओतारपुर में उसकी माता का देहांत हो गया है और वो 1 घंटे पहले ओतारपुर जा चुकी है। उसकी वापसी तीजे से पहले नहीं होगी। उस रोज हमारे लिए नाश्ता सीता ही ने तैयार किया। नाश्ता क्या, दोपहर का खाना ही था। सीता ने भी हमारे साथ बैठकर खाया और फिर वो कहीं जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी वापसी में 3-4 घंटे लगेंगे, वो बरामदे से उतरकर कार की तरफ बढ़ते हुए बोली। टीवी पर एक नया वीडियो केस रखा हुआ है, नई फिल्म है। तुम दोनों उसे देखकर यकीनन बहुत महफूज हो गए। बोरियत महसूस करो तो वो फिल्म देख लेना। सीता चली गई। हम कुछ देर तक लान में बैठे रहे और फिर अंदर आ गए। गार्ड गेट के साथ अपने कैबिन में ही था। दूसरा लंबा तिरंगा मुलाजिम भी उसके पास जा बैठा। रत्ना ने टीवी पर रखा हुआ वीडियो केस उठाकर देखा और फिर उसे ट्राली के नीचे रखे हुए VCR में लगा दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। किसी मराठी फिल्म का गाना था, लेकिन उस गाने के बीच में एक और सीन देखकर मैं उछल पड़ा। रत्ना ने भी बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला। मैं गहरी नजरों से टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। स्क्रीन पर पहले मेरा चेहरा दिखाई दिया और फिर रत्ना का। मनाजर बदलते रहे और हम टीवी स्क्रीन पर वो सब कुछ देखते रहे जो गुज़िश्ता रात मेरे और रत्ना के दरमियान हुआ था। रत्ना ने उठकर टीवी और VCR बंद कर दिया और वीडियो केस निकालकर उसका फ्लिप खोला और वीडियो टेप खींचती चली गई। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख था। उसके साथ ही उसके मुंह से गलीज गालियों का सैलाब बह रहा था। ये फिल्म जाया करके तुम समझती हो कि हम महफूज हो गए हैं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके चालाक होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन इस हरकत की तो मुझे तवक्को नहीं थी। वो समझती है कि मैं ब्लैकमेल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। रत्ना दांत कुचकिचाते हुए बोली। अब तो मैं इसे वाकई जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसे इस तरह सिसका सिसका कर मारूंगी कि हमें सिर्फ कल का दिन इंतजार करना है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। आज का दिन खामोशी में गुजार दिया जाए तो बेहतर है, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। रत्ना देर तक सीता को गालियां बकती रही। फिर हम उठकर कमरे में आ गए। मैं गहरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा, मगर कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी थी जहां कैमरा छुपा होने का शुबा हो। मगर आखिरकार एक ऐसी जगह नजर आ गई। एक मूर्ति दीवार पर टंगी हुई थी। वो मूर्ति हुजम में 4-5 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं थी। पता नहीं वो हिंदुओं का कौन सा देवता था। मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। मैंने वो मूर्ति दीवार से हटा दी और फिर दीवार में एक गोल सुराख देखकर मेरी आंखों में चमक उभर आई। सुराख में कैमरे के लेंस का शीशा भी चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैं उस कमरे से निकलकर घूमता हुआ पिछली तरफ की रायदारी में आ गया। यहाँ भी एक कमरे का दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कैमरा इस कमरे की दीवार में नस्ब था और वो कैमरा यकीनन इंफ्रारेड शुआओं के सिस्टम के तहत काम करता था। यही वजह थी कि नाइट बल्ब की मदम रोशनी में भी फिल्म बड़ी साफ बनी थी। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ताला तोड़ा जा सकता। वैसे भी ताला तोड़ने का अब कोई फायदा नहीं था। जो होना था वो तो हो ही चुका था। सीता ने जो वीडियो केस्ट हमारे लिए रखा था वो यकीनन डुप्लीकेट था। उसका ओरिजिनल तो वो कहीं गायब कर चुकी होगी। सीता की वापसी 4 बजे के करीब हुई। उसने अंदर दाखिल होते ही वो उधरी हुई फिल्म देख ली। मुझे यकीन था कि इसका यही असर होगा। वो बिखरी हुई फिल्म की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉपी महफूज है। इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसे घूरा। ऐसी चीजों के फायदे तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई।